हेलो गाइस, हमने अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में स्टडी कर लिया था कि SN2 रिएक्शंस होती क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, और साथ ही हमने ये भी स्टडी कर लिया था कि न्यूक्लियोफिलिक का क्या इम्पैक्ट आता है, सब्सट्रेट कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, साथ ही सोलवेंट के इफेक्ट को भी हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में SN1 रिएक्शंस की बात करेंगे। SN1 रिएक्शंस की फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। इसका हम इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्यों कहते हैं? ये इसलिए क्योंकि जो सैचुरेटेड कार्बन पे होने वाली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सिर्फ वन स्पीसीज एज ए ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होती है। ओनली वन स्पीसीज ही ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होती है, और जो एक स्पीसीज है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है में सिर्फ वन स्पीसीज ही इन्वॉल्व होती है, और जो सब्सट्रेट है वन स्पीसीज ही है, वो ही रेट डिटरमाइनिंग होती है। सिर्फ ओनली वन सब्सट्रेट ही रेट डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड है। तो एल्किल ब्रोमाइड में इस SN1 रिएक्शन में पहले कार्बन ब्रोमीन में इस एल्किल ब्रोमाइड से ब्रोमीन निकलेगा। पहले कंप्लीटली ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनेगी, और ये स्टेप स्लो स्टेप होता है हमारे पास, और ये एंडोथर्मिक स्टेप होता है। हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी जिसे हम कार्बोकेटाइन या कार्बेनियम आयन कहते हैं। अब सेकंड इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन में, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म दो स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो सब्सट्रेट है उससे लीविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और लीविंग ग्रुप हट जाएगा। ये स्टेप स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं कि जो ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके एक प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये सेकंड स्टेप है और ये फास्ट स्टेप होता है, और ये रेट डिटर्मिनेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस स्टेप की। तो ये टू स्टेप रिएक्शन SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी रिएक्शंस में क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, सॉल्वेंट का क्या इम्पैक्ट है, ये सब हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जब एक तरफ एनर्जी और दूसरी तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जब हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म है इस SN1 रिएक्शन की, तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें रिएक्टेंट से हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन और रिएक्टेंट से जब हम कार्बोकेटाइन बनेगा तो इस रिएक्टेंट से पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के तक इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो इस ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, और ये स्टेप जो है जो सबस्ट्रेट से कार्बोकेटाइन बनने का जो स्टेप है वो एंडोथर्मिक होता है। हमें लिविंग ग्रुप को हटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जो हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हमें कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी जब कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनता है तो इसके बीच की एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, और ये एक्सोथर्मिक होती है। जब हमारे पास कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो जो हमारे पास जैसे S इनेंशियोमर हम ले रहे हैं, जिसमें ये S ले रहे हैं जिसमें R लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S इनेंशियोमर है ये। और अगर हम इसे पहले ही फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा
तो इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, या तो ये लेफ्ट साइड फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, या बैक साइड से अटैक कर सकता है, या फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। इसे हम लेफ़्ट और राइट साइड भी बोलते हैं। जब ये लेफ़्ट साइड से अटैक करता है तो हमारे पास आर इनेंशियोमर बनेगा। जब ये राइट साइड से अटैक करता है तो ये एस इनेंशियोमर बनेगा। तो ये दोनों इनेंशियोमर बनेंगे, इस वजह से ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिसके एक में कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, एक का एस होगा। हमारे पास इनेंशियोमर बनेंगे या रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा दोनों का। तो ये रिएक्शन अब अगर हम देखें स्टीरियोकेमिस्टिक की बेसिस पे, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और दोनों का रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। तो इस वजह से ये रिएक्शन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। सेकंड बात करते हैं कि रिएक्शन नॉन कंसर्टेड है। कंसर्टेड का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास बॉन्ड की जो लिविंग ग्रुप है उसका निकलना और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक दोनों साथ साथ हो रहे हों, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की मेकिंग दोनों साथ साथ हो रही है, तो वो कंसर्टेड स्टेप हम कहते हैं। जबकि इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है और कार्बोकेटाइन बनेगा, और सेकंड स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो ये इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में पहले पूरी तरह से ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ कार्बन और सीएल बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना दोनों अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं, साथ में नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये रिएक्शन नॉन कंसर्टेड है। सेकंड, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन की रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ओनली फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो सब्सट्रैक्ट से लिविंग ग्रुप का निकलना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसलिए इसकी जो रेट है ओनली सब्सट्रैक्ट पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इस वजह से ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इस वजह से ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। रेट सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सब्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें टर्सरी सब्सट्रैक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास हमने जहाँ ये देखा कि कार्बोकेटाइन बनता है, जो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल स्पीसीज होती है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल तभी होगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो अगर हम इसमें देखें कि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास यहाँ, तो जितने ज़्यादा मतलब यहाँ कार्बन्स होंगे उतना ज़्यादा इसे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा और ये उतना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है एज ए इंटरमीडिएट। तो सब्सट्रैक्ट वही होना चाहिए जिसमें ज़्यादा बल्की ग्रुप्स लगे हुए हों, जैसे कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हों। प्राइमरी HH होगा तो ये बहुत कम स्टेबल होगा, रिएक्शन ही नहीं देगा इम्पैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में, तो टर्शरी के साथ ही रिएक्शन ज़्यादा बहुत अच्छे से होती हैं, फिर सेकेंडरी के साथ भी अच्छे से होती हैं, लेकिन ये प्राइमरी के साथ ही रिएक्शन नहीं होती है। करें तो जो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ है वो SN1 रिएक्शंस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शंस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होते। अगर हम एग्जांपल के तौर पर ब्यूटिल क्लोराइड ले और ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शंस वाटर और फॉर्मिक एसिड दोनों के साथ करवाएं, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे हमारे पास ये ब्यूटिल क्लोराइड है, इसमें वाटर और फॉर्मिक एसिड दोनों है हमारे पास। तो पहले तो हमारे पास
कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो एक वाटर के साथ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। फॉर्मिक एसिड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल का इम्पैक्ट SN1 रिएक्शंस पर नहीं पड़ता। अगर हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, और कौन सा ज़्यादा बनेगा ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन और रिलेटिव इसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। साथ ही अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें लिविंग ग्रुप का इम्पैक्ट SN2 की तरह ही होता है। SN2 की तरह ही होता है, इसमें वही मतलब लिविंग ग्रुप वो बेटर होगा जो हटने के बाद भी ज़्यादा स्टेबल हो। अगर हम बात करते हैं टोसाइल ऑक्साइड की, तो टोसाइल ऑक्साइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाता है और हटने के बाद भी स्टेबल होता है। अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करते हैं तो आयोडीन हमारे पास सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि यह हटने के बाद एज ए स्टेबल नहीं होता है। और लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप की हम बात करते हैं तो वीक बेस बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को भी अपने ऊपर होल्ड कर पाते हैं, होल्ड करके रखते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं वीक बेस तो भी वो इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रख के खुश रहते हैं। तो इस वजह से जो वीक बेस होता है वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अगर हम सोलवेंट की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शंस में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट्स रिएक्शंस की रेट को इन्हेंस कर देते हैं क्योंकि इसमें सोलबलाइजेशन एनर्जी जो हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं उसमें जो कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट होता है वो सोलबलाइज होके उसकी रिएक्शंस के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको और कम कर देता है क्योंकि सोलबलाइजेशन एनर्जी यूज़ हो जाती है उसके अंदर। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल्स के तौर पर देखें, पहले एसिटिक एसिड, मेथेनॉल और ये है वाटर। अगर हम इनको रिलेटिव इसकी रेट की स्टडी करें तो वाटर सबसे अच्छा प्रोटीन सॉल्वेंट है, इस वजह से इसकी रेट भी सबसे ज़्यादा है। इसमें अगर इन तीनों में से इसकी रेट की हम स्टडी करते हैं तो इसकी रेट सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इसमें जो अगर SN1 रिएक्शंस में हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वर्क करता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे इस रिएक्शंस में देखते हैं कि हम इसमें एल्किल ब्रोमाइड ले रहे हैं, पहले इसमें और वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ब्रोमीन एज लीव हो जाएगा इससे और हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसमें वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और अटैक करके एक ट्रांजिशन स्पीसीज बनाएगा जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज में हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देख के H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और ब्रोमीन के साथ जुड़ के HBr बना लेगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अगर हम और प्रोटिक सॉल्वेंट्स देखें तो एसिटिक एसिड, आइसोप्रोपाइल, इथेनॉल, मेथेनॉल और फॉर्मिक एसिड और वाटर एज ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स ही यूज़ होते हैं। और अगर हम SN1 और SN2 रिएक्शंस की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी अगर हम इसकी देखें तो SN1 रिएक्शंस को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसके ट्रांजिशन इस स्टेट में केवल एक स्पीसीज ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि SN2 को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और सबसेट दोनों स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से इसे हम बाईमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। अगर हम इसके काइनेटिक्स को देखते हैं तो SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में एक ही स्पीसीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करता है, जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल तथा सब्जेक्ट दोनों की इन्वॉल्वमेंट ट्रांजिशन स्टेट में होने की वजह से ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। साथ ही हम स्टेप्स की रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स को देखते हैं तो SN1 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जबकि
2 वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इंटरमीडिएट की बात करें तो SN1 में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट होता है, जबकि SN2 में इंटरमीडिएट नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट की हम बात करें तो इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शंस है, जबकि SN1 में वन ट्रांजिशन स्टेप होते हैं। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करें तो SN1 में फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से हम अटैक करवा सकते हैं, जबकि SN2 में हम ओनली बैक साइड से ही अटैक करवा सकते हैं। जबकि न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें तो SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, इस वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल भी फेवरेबल होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही फेवरेबल होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का रेट पे इम्पैक्ट आता है। अगर हम बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं SN1 रिएक्शन में, इस वजह से ये नॉन कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जबकि SN2 में बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली होने की वजह से ये कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन में हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, R और S दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इनेंशियोमर्स बनते हैं, इस वजह से ये रेसिमाइजेशन हो जाता है इसका। जबकि SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। अगर हम टाइप ऑफ सब्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो SN1 में टर्शरी सब्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं गलती से लिख गया, यहाँ हम टर्शरी सब्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जबकि SN2 में हम प्राइमरी सब्सट्रैक्ट ज़्यादा मोस्टली प्राइमरी सब्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं। पोलैरिटी सॉल्वेंट की पोलैरिटी की हम बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं SN1 में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। SN2 में हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।